मैं इस पनौती के नाम को अपने डेस्टिनी से निकाल दूँ। रोमांटिक भी है, ड्रामेटिक भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है, इमोशनल भी है, कॉमिक भी है, बिना ट्राई करते हुए भी बहुत कॉमिक है। आई थिंक मेरे बेटे के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में आई फील कि पीपल एसोसिएट मी अलॉट विद गोलमाल एंड लकीज़ कैरेक्टर। सिनेमैटिकली गोंगो को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रोल्स दिए जाते हैं जिसमें वो साइन लैंग्वेज करते हैं। कैसा भी काम कर लूँ मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया। वो it could be OTT, it's all about how you entertain people, how you reach your target audiences, how you are able to get that audiences hooked onto their seats. आपका भी सॉन्ग है जो कि डिंग डोंग वायरल हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। I don't have too many friends from within the film industry. मैं alternate days जैसे कि 3-4 दिन वर्कआउट करता हूँ हफ्ते में और फिर 1-2 दिन बाकी के मैं योगा करता हूँ। Hi, this is Tushar here and you are watching me on Bollywood Helpline. हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। मुझे कुछ कहना है खाकी, क्या कूल है हम, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, गायब, ढोल, शूट आउट एट लोखंडवाला, द डर्टी पिक्चर, ऐसे अनगिनत मूवी है जिसमें इन्होंने हमें हंसाया है और हमें एंटरटेन किया है। हर परफॉर्मेंस जिनका रहता है हमेशा शानदार। सो टुडे वी हैव तुषार। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच। इतने सालों से आप हमें हंसाते आ रहे हैं, एंटरटेन करते आ रहे हैं। और पहली बात तो मैं जानना चाहूँगी, आपको देखते ही मुझे ये पूछना था कि आपकी फ़िटनेस का क्या राज है। इवन जब मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, अभी देख रही हूँ, मुझे एज इट इज़ सेम लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। बस ट्राई करता रहता हूँ। वैसे अभी और मुश्किल लगता है मुझे फ़िट रहना, बिकॉज़ एज के साथ थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है, चेंज करना पड़ता है सब कुछ। बट आई होप मैं फ़िट हूँ। मुझे तो लगता नहीं है कि मैं फ़िट हूँ, लेकिन आप कह रही हो तो अच्छा लग रहा है। वो दिख रहा है सामने से। आज फ़िलहाल तो मैं वर्कआउट करने गया भी नहीं, क्योंकि आज आप लोगों के साथ दिन बिता रहा है, तो आज तो और भी अनफिट लग रहा है, फील हो रहा है मुझे। लेकिन आई विल गो विद व्हाट यू आर सेइंग। थैंक यू सो मच, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो डेली रूटीन क्या होता है आपका? मतलब योगा सब पे मेन फोकस होता है, या फिर मतलब योगा मतलब वर्कआउट के बीच वर्क को बैलेंस करना है, ये कितना डिफ़िकल्ट होता है या फिर चैलेंजिंग होता है? मैं ऑल्टरनेट डेज जैसे कि 3-4 दिन वर्कआउट करता हूँ हफ्ते में और फिर 1-2 दिन बाकी के मैं योगा करता हूँ। आई डोंट वर्कआउट 6 days a week, आई कांट डू दैट एनीमोर। एंड अगर वर्कआउट नहीं भी करूँ तो मेरा मंत्र है कि एक्टिव रहो, घर पे भी अपना थोड़ा बहुत काम जो भी है, ऊपर नीचे जाना सीढ़ियों से, ये वो खुद करो। दैट रियली हेल्प्स इन कीपिंग योर मेटाबॉलिज्म हाई एंड कीप्स यू चार्ज्ड। एंड अगर आपकी थोड़ी गलती भी हो जाती है खाने के मामले में तो वो निकल जाता है अगर आप एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठे रहते हैं और आपका काम पूरा बैठने वाला काम है, देन योर मेटाबॉलिज्म स्टेज लो एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। बॉडी एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि फाइनली 10 जून की रात हुआ क्या था? आपने देखा नहीं अभी तक? ऑडियंस पूछ रही है फाइनली क्या हुआ था 10 जून की रात। ऐसा क्या हुआ था कि वो एक टाइटल बन गया मूवी का कि 10 जून की रात। 10 जून की रात को भागेश सिंह सोलंकी का जन्म हुआ था और उसके जन्म होते ही थिएटर भी बंद हो गया और उसका नाम भी बदल गया, पनौती हो गया, क्योंकि सब कुछ जो भी बुरा हुआ उसके बाद उसका ब्लेम उठाना पड़ा। और फिर उसकी लाइफ ऐसी होने लगी कि उसे लगा कि उसके साथ सब गलत ही होता है। आई थिंक उसकी थिंकिंग नेगेटिव होने लगी अपने बारे में, वो अपने आप को पनौती समझने लगा। लेकिन वो कभी भी इस बात से ज़्यादा घबराया नहीं। उसे बस यही है कि मैं इस पनौती के नाम को अपने डेस्टिनी से निकाल दूँ, मैं अपना लक चेंज कर दूँ, थिएटर को वापस खोलूँगा मैं और अपना पनौती टैग अपने ऊपर से निकाल दूँगा। तो ऐसा जो आपको इसमें दिया गया एक पनौती का टैग, जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, आपको मतलब बताया गया कि आपको एक टैग मिलेगा जिसमें आपका टैग एक पनौती का रहेगा, जिसके साथ वो जो चीज़ चाह रहा है वो चीज़ नहीं हो रहा है, तब आपका क्या रिएक्शन था? आप कितना आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं ये मुझे सीरीज करना ही चाहिए? जैसे मैंने पहले तो जब सुना कि ये नाम पनौती है और ये कुछ मतलब बहुत अनलकी है, तो थोड़ा मुझे लगा कि यार ये कैसा कैरेक्टर होगा। लेकिन जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, इट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ग्राफ है इसका। और फर्स्ट चैप्टर में तो मतलब आप देखोगे कि इसके साथ जो भी होता है इसके साथ मतलब बुराई होता है, लेकिन फिर इसकी ज़िंदगी थोड़ी बदलने लगती है और उसे मतलब ये इच्छा है कि वो 10 जून की रात का राज खोले और अपनी लाइफ चेंज करे, अपनी डेस्टिनी चेंज करे। और उसकी लाइफ में क्या कौन सी लड़की आती है, क्या उससे उसका लक चेंज होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है उसके साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो खुद भी करता है जिससे एक कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है।
रोमांटिक भी है, ड्रामेटिक भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है, इमोशनल भी है, कॉमिक भी है, बिना ट्राई करते हुए भी बहुत कॉमिक है। तो आई फाउंड द जॉनर टू बी वेरी डिफरेंट, द स्टोरी टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, पनौती होते हुए भी ये कैरेक्टर बहुत ही भाग्यश साबित होगा मेरे लिए। आपको कभी ऐसे लाइफ में बिलीव हुआ है कि अरे ये चीज़ तो मेरे लिए पनौती है, अरे ये मतलब इनका जो एरा है वो मुझे पनौती लग रहा है, या फिर आपको कभी ऐसे बोला यार मैं जो सोच रहा हूँ हो रहा नहीं, ऐसा कभी रियलाइज़ हुआ है? हम सबके साथ होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि अरे यार, कभी कभी मेरी चीज़ें ही डिले होने लगती है, या फिर ट्रैफिक में फंस जाता हूँ मैं, या फिर कभी कभी फ़्लाइट डिले हो जाती है और मुझे थोड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। आई थिंक ये सबको महसूस होता है कि जो उनका काम है वो अड़चनों से भरा हुआ है और बाकियों को इजी मिल रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही है, बट वी ऑल फील लाइक पनौतीज़ एट सम पॉइंट द अदर। सो आई थिंक एवरीवन विल आइडेंटिफाई विद दिस कैरेक्टर, क्योंकि ये सबके अंदर का वो एक हिस्सा है जो अपने आप को समझता है कि यार मेरे साथ थोड़ा अनफेयर हो रहा है, और वो मेरी वजह से ही हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ऐसी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो ही इज़ दैट पार्ट ऑफ एवरीबडी दैट everyone will identify with. But I personally don't believe so much in luck. I believe कि luck है, लेकिन वो आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है कि क्या आप उस लक को अपने हार्डवर्क से, अपने अच्छे कर्म से चेंज कर सकते हैं कि नहीं। सो इट्स नॉट कि आपके साथ जो हो रहा है वो हमेशा वैसा ही होगा, आप चाहेंगे तो वो चेंज भी हो सकेगा। यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर लक। खुद पे डिपेंड होता है। इवन स्टार्टिंग में एक सीन है जिसमें आपको प्रियंका चहर का कॉल आता है, साथ ही उसी टाइम थिएटर भी खुल जाता है। फिर तब से काफ़ी कुछ चेंजेस होने लगता है, शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब गड़बड़ी हो रहा था। तो हम आपके मतलब आपके लाइफ में काफ़ी साल हो गए, आपको 20 साल हो गए, तो आपको कब ऐसा लगा कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, या फिर इसके बाद मेरा लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आया है? आई थिंक मेरे बेटे के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में आई फील कि काम की जर्नी तो वैसे ही रही है, उतार चढ़ाव से भरी हुई। आई थिंक वो किसी और पे आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं रख सकते, लेकिन डेफिनेटली मेरे अंदर चेंज बहुत आया है। आई थिंक ज़िंदगी की एक उमंग जाग उठी है, काम में मज़ा आने लगा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ मैं। आई थिंक बिकॉज एक फुलफिलमेंट हो जाती है लाइफ में, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है जब आप बाप बन जाते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चेंज, बट नॉट लाइक यार यार इसके आने के बाद सब लक में मतलब सब अच्छा ही होने लगा। फिर अगर आप किसी बाहर वाली चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते, आई फील लक इज़ ऑल अबाउट यू, योर ओन कॉन्फिडेंस। इट्स अबाउट आप ही मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी आपके साथ अच्छा है बुरा होता है वो आपके मूड पे, आपकी सोच पे, आपके मतलब आपकी ट्रेन ऑफ थॉट पे डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं कि अच्छा हो। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे साथ बुरा होने वाला है तो आपके साथ उस दिन बुरा ही होगा। एग्जैक्टली, मतलब अपने सोच पे भी डिपेंड होता है। So you have to clean up the mind. So I chant, I do Buddhism chant. So I think I feel like I'm in touch with my own inner Buddha nature. So it makes me feel positive, happy, and then I feel that positive things happen. So yeah, after I started my Buddhist practice, I feel I've become very, very positive, and my life has changed a lot. ओके, ये बहुत अच्छी बात है। इवन आप कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आपके बेटे के साथ, लक्ष्य के साथ, क्योंकि बहुत आप तो वैसे भी बहुत कम मिलते हो, लेकिन कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे जो आपको सबसे बेस्ट पार्ट लगता है जब आप उनके साथ रहते? मेरी तो सारी मेमोरीज उसके साथ अच्छी ही रहती है। अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया तो मैं ज़्यादा उसके साथ खेलता नहीं हूँ, क्योंकि ही इज़ बिजी डूइंग हिज ओन थिंग, हिज ओन स्कूल वर्क या फुटबॉल या जो भी है, उसकी अपनी खुद की स्केड्यूल है। बट आई स्टिल रिमेंबर ऑफ कोर्स द फर्स्ट डे जब वो आया घर पे हॉस्पिटल से, जब मैंने उसे उठाया पहली बार, तो दैट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड हिम, लाइक couldn't believe that it's my own son. So that was a gift from God, and that will be the memory which will be etched in my life forever and ever. इवन अभी भी ऐसा लगता है कि अब अकेला नहीं हूँ, कोई तो है साथ में। Yes. हमेशा। Yes. खेलने वाला, शेयरिंग He's my partner for life. यस, ये बहुत अच्छी बात है। इवन बात करना चाहेंगे ये आपके कैरेक्टर के बारे में, क्या कुछ इसमें डिफरेंट होने वाला है? क्योंकि अब तक हमने आपको सिर्फ लोगों को ज़्यादातर हंसाते हुए देखे, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स देखे, लेकिन ये कैरेक्टर में आपको क्या कुछ ऐसे अलग लगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा? आई फील आई गॉट अ वैरायटी ऑफ शेड्स टू प्ले इन दिस कैरेक्टर. आई फील people associate me a lot with गोलमाल and लकी's कैरेक्टर, लेकिन लकी के विपरीत पनौती प्ले करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस मतलब कॉमिक अंदाज से बाहर आने का भी मौका मिला. हालांकि ये कॉमेडी शो है बट कैरेक्टर कॉमेडी नहीं कर रहा है, वो इमोशनल भी है, ड्रामेटिक भी है,
वो रोमांटिक भी है, लेकिन ऑडियंस को लगेगा कि ये सिचुएशनली बहुत फ़नी है। सो मुझे बहुत अलग अलग शेड्स पोर्ट्रे करने का मौका मिला है इस शो में, और अपने जो कॉमिक टाइपकास्ट अंदाज में मैं एसोसिएट किया गया हूँ और लोगों को नज़र आता हूँ ज़्यादा, उससे बाहर आने का मौका मिला है। इवन जैसे कि आपने गोलमाल की बात की, गोलमाल का आपका जो कैरेक्टर था काफ़ी आइकॉनिक है, अभी तक लोग नहीं भूल पाए। बिना डायलॉग डिलीवरी किए ही आप लोगों को बहुत हंसाए हो। तो उस मोमेंट को जब आप याद करते तब आपको कैसा लगता है? अभी भी आपको रिएक्शंस आते होंगे, फैंस बोलते होंगे उस कैरेक्टर के बारे में, तो अभी कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मतलब लोगों के सामने तो पूरा बहुत शेयर किया हमने, इतने गोलमाल्स आ गए, सबको पता है गोलमाल की हिस्ट्री क्या है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी इसी पे, कोई 1-2 पार्ट आता है ना, तो मतलब किसी मूवी के 3 पार्ट आते हैं तो 1-2 पार्ट ज़्यादा हिट होते हैं, फिर थोड़ा वो डाउन वे में चला जाता है। लेकिन जो गोलमाल है उसका हर एक पार्ट हिट हुआ है और लोगों को आपका जो कैरेक्टर है हर एक पार्ट में पसंद आया है, तो वो भी ऐड ऑन करना था मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी फिल्में, ऐसी फ्रेंचाइजेस प्लान नहीं की जाती। आई थिंक दे जस्ट हैपन। आई थिंक पूरा क्रेडिट मोस्टली गोज टू द कैप्टन ऑफ द शिप, रोहित शेट्टी, हिज कॉन्फिडेंस, हिज विजन कि what he saw would work with the audiences, and it all did really work with the audiences. तो I think that credit goes to him, क्योंकि अगर आपका कैप्टन ऑफ द शिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो फिर आपकी शिप डगमगाने लगती है। बट ही वॉज ऑलवेज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी determined to make Golmaal where it is today. So I think the credit goes to him, and of course beyond that is the hand of God, because we can't really predict what happens with which movie. So a lot of it is the hand of God and what has happened with this franchise and where it's reached. इवन उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट लगा था आपको, क्योंकि बिना बोले आपको एक्टिंग करना है, अरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, ऐसा कुछ? बिगिनिंग में तो लगता था, जैसे कि अभी 10 जून की रात का कैरेक्टर भी है पनौती का, पहली बार ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है, आज भी लग रहा है कि यार लोग कैसे रिसीव करेंगे इसे, क्या कितना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। वो गोलमाल के टाइम में भी लगा था बिगिनिंग में, जैसे जैसे रिलीज़ हुई थी फिल्म, धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी थी, पर डर तो लगता ही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों ने उस कैरेक्टर को मतलब जैसे अपनाया और जैसे पसंद किया, आई थिंक मेरे लिए करियर डिफाइनिंग रहा है। तो आई डेंट थिंक कि वो स्टाइल में जब गूंगा बात करने की कोशिश करेगा, या फिर जो हमने रिहर्सल्स किए, क्या लोग समझ पाएंगे, क्या इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में सिनेमैटिकली गूंगों को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रोल्स दिए जाते हैं जिसमें वो साइन लैंग्वेज करते हैं। उन्हें इतना मतलब फ्लैम्बॉयंट और इतना मतलब एडवेंचरस नहीं दिखाया गया जो फ्रीडम मुझे मिली थैंक्स टू द डायरेक्टर। सो वी वर नर्वस इन द बिगिनिंग, बट देन आई थिंक द रेस्ट इज हिस्ट्री। इवन अभी आपको 20 साल से ज़्यादा हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन अभी भी वही नर्वसनेस रहता है आपको कि मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं, मुझे ऐसा दिखाना है? एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी डे ब्रिंग्स इट्स ओन चैलेंजेस, एवरी डे मेक्स यू फील कि आज कैसा जाएगा, आज क्या मैं सीन कर पाऊँगा कि नहीं, आज मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं मैं अपने काम से, क्या मैं घर जाऊँगा, ये फीलिंग कि ये सोचते हुए कि आई एम हैप्पी विथ माई डेज वर्क। तो वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हर एक्टर को रोज़ चाहिए होती है, अदरवाइज़ हम खुशी खुशी घर नहीं जाते। सो इट्स नॉट लाइक कि अरे यार मैंने इतनी फिल्में कर ली तो अब मैं कैसा भी काम कर लूँ मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया। वो आई थिंक होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। वी ऑल फील कि नहीं भी और करना है और करना है। इवन जैसे कि काफ़ी समय हो गया इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है कि प्रीवियस को लेकर और अब क्या कुछ चेंजेस आया है इंडस्ट्री में आपके हिसाब से? आपके सामने सारी चेंजेस, मुझे नहीं लगा था कि मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ एक दिन, और चैप्टर 1 करके एक मतलब सीज़न आया होगा उस वक्त। सो आई थिंक द चेंजेस आर मल्टीफोल्ड। आई थिंक टुडे आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी एंड the content that you bring out. It's not about the medium. It could be TV, film, it could be OTT. It's all about how you entertain people, how you reach your target audiences, how you are able to get that audiences hooked onto their seats. So बहुत कुछ चेंज हो गया। पहले आई थिंक बहुत ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड बैरोमीटर्स होते थे कि आपको फिल्म्स में ही सक्सेसफुल होना है, या फिर टीवी करने वाले लोग वो एक अलग इंडस्ट्री आने के माने जाते थे। Now it's all about being, you know, content creators who are able to entertain you no matter which content, which platform you belong to, or which platform you're bringing your content in. So I think the
world of entertainment has become more of a galaxy now. It's not about set patterns and rules anymore. हाँ, जैसे कि अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी कुछ चीज़ें वायरल हो रही है और इसमें से आपका भी सॉन्ग है जो कि डिंग डोंग वायरल हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। तब ये मोमेंट कैसा लगता है, काफ़ी साल पुराना चीज़ आके फिर से लोगों के दिमाग में जा रहा है, लोगों के जहन में जा रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि डिंग डोंग ये गाना जो कभी मतलब आउट ऑफ फैशन हुआ ही नहीं है। आई थिंक ना मैं बचपन से सुन रही हूँ सॉन्ग। अलग अलग उसके टाइप के रीमिक्सेस आते रहते हैं और अलग अलग रील्स आते रहते हैं और लोग परफॉर्म करके मुझे इतना टैग करते हैं। आई फील वेरी हैप्पी कि वी न्यू द सॉन्ग वुड वर्क, वी लाइक द सॉन्ग और हिट भी हुआ था। लेकिन ओवर टाइम एंड ओवर द डेकेड्स इट्स बिकम अ कल्ट सॉन्ग। एंड इसके अलावा एक और गाना है साइबो, वो भी बहुत वायरल होता है इंस्टा पे। स्टिल मैं अभी भी सुनती हूँ, वीक में एक बार तो सुनती हूँ मैं वो सॉन्ग। So it gives me great pleasure because I was involved in the making of these songs also, not just the shooting, but I remember when these songs were conceptualized. एक ताने मुझे सुनाया था डिंग डोंग और पहले किसी और की आवाज़ में थी, फिर उन्होंने चेंज किया और सुनिधि को गवाया, सुनिधि से गवाया। And even Saibo was initially we were thinking whether to keep it in the film or not keep it in the film, whether this is going to work or no. And then when the song was released, it just took the film to another level as far as the how does the strength, the emotions of the film are concerned, yes. As far as the likability of Shore in the City is concerned, the appreciation is concerned, Saibo has been very instrumental in bringing that quality to the product and making Shore in the City a memorable film. Even lastly आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कई सारे मूवीज़ किए हो, आपको क्या लगता है कि आपके लिए एक ऐसी मूवी थी जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट थी और अभी भी आपको वो याद है और अभी भी आप खुद को अप्रिशिएट करते हो उसके लिए? I think there have been quite a few films of mine. I think nothing compares to the Golmaal series because I've been critically acclaimed in that. I've been commercially successful and it's made again and again also, and it's still done well in the theaters, on television, on OTT. It's done well everywhere. So I don't compare anything to Golmaal, but I think every film has been a milestone on itself. Like Mujhe Kuch Kehna Hai was a great first film to have. Khaki was a great turning point in my career. Gayab bhi also. Gayab was there, but I think Golmaal became like something that really established me and made me a household name. And I hope 10 June Ki Raat is a milestone as far as my career as an actor in the OTT arena is concerned. अभी कुछ दिन पहले फ्रेंडशिप डे था, तो अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आपके काफ़ी सारे फैंस हैं, लेकिन आपका कोई एक ऐसा परम मित्र जो आपके अप्स एंड डाउन्स में हमेशा साथ रहा है? I don't have too many friends from within the film industry, but I have a few very very good friends. Like Aftab is a good friend, Sharman is a good friend, Ritesh is somebody I like working with a lot, and Karina is a very old friend of mine. Aisha is somebody who will always be there. She's one of the most genuine people I know, and she's a friend for life, that's for sure. And who else? Tabu is a very good friend of mine. So these are few of my friends from the film industry whom I can say I can count on for the rest of my life. Yeah. और लास्टली हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जानना चाहेंगे 10 जून की रात के बाद, और कौन कौन से क्या कुछ नया आपके साइड से आने वाला है लोगों के सामने? श्योर तो संगीत सिवन जी की लास्ट फिल्म की है मैंने, कप कपी विद श्रेयस इन इट. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग हॉरर कॉमेडी. It's a remake of Romancham, a Malayalam film, and I'm filming Welcome 3 also, Welcome to the Jungle, part of that huge ensemble. And I'm going to be starting a film called Dunk for Prerna Arora and Abhishek Jaiswal, which is a courtroom drama that will start in August, September around this time. And I'm playing a small character in another film called Hero Heroine. Okay, Hero Heroine with Divya Khosla, na? So I'm playing one character in that film. Yeah. Okay, it's great. And thank you so much. बहुत प्यारा कन्वर्सेशन रहा, ऐसा नहीं लगा कि मतलब बहुत अच्छा रहा. और आपसे भी कहना चाहेंगे कि हर रात देखिए कि 10 जून की रात क्या हुआ था, ओनली ऑन जियो सिनेमा. थैंक यू सो मच.